हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम PYQs देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के, और यह 2016 के राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के PYQs हैं। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन GS घुरिये के लिए सही है? उन्होंने भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया है, तो गलत है। वह सिद्धांत और पद्धति के प्रयोग में कट्टर थे, यह भी गलत है। उन्होंने गांव कस्बा समुदाय पर अधिक अध्ययन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय कार्य का कभी भी आग्रह नहीं किया है, तो यह भी गलत है। तो यहाँ जो सही होगा कि उन्होंने गांव कस्बा समुदाय आदि का जो है अध्ययन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय कार्य का भी आग्रह किया है। वे किसी भी पद्धति को लेकर कट्टर नहीं थे कि हम एक ही पद्धति को लेकर पढ़ाएंगे, और भारतीय उपागम पर भी उन्होंने जोर दिया है। अगला है जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। किसने कहा है? लुइस ड्यूमो, आंद्रे बेतई, MN श्रीनिवास, GS घुरिये। तो यह राइट आंसर होगा GS घुरिये। और GS घुरिये के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यह है कि किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है, तो यह GS घुरिये है। अगला है निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है? DD कौशाम्बी, लुइस ड्यूमा, SC दुबे, AR देसाई। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग SC दुबे करते हैं। अगला प्रश्न है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी है? SC दुबे, MS शाह, AR देसाई, MN श्रीनिवास। तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर जो पुस्तक लिखी गई है वह MN श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुइस ड्यूमा किस देश से थे? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो लुइस ड्यूमा फ्रांस से संबंधित है। कौन सा अध्ययन क्षेत्र SC दुबे से संबंधित है? करीमपुर, तंजौर, समीरपेट, रामपुरा। तो SC दुबे ने समीरपेट का अध्ययन किया है। तंजौर जिले का जो है अध्ययन करते हैं आंद्रे बेतई। रामपुरा MN श्रीनिवास से संबंधित है। अगला है MN श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया है? जाति और धर्म के संबंध में सैद्धांतिक अवधारणात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, संघर्ष सहयोग या परंपरा आधुनिकता। तो इन्होंने जाति और धर्म को क्या बताया? संरचना और प्रकार्यात्मक आधार पर जो है अध्ययन करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एजिल मॉडल का प्रतिपादन किया है डेविस तथा मुरे, मर्टन, पार्सन्स या निकोलस लुहमैन। तो एजिल मॉडल जो प्रयुक्त किया है तो यह टालगट पार्सन्स के द्वारा किया गया है। इन्होंने कहा एजिल मॉडल ए से हो गया एडॉप्टेशन, जी से गोल ओरिएंटेशन, आई से इंटरप्रिटेशन और एल से लेटेंसी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा पार्सन्स। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्सन्स संबंधी, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो कभी क्रम पूछ लेता है इसका, तो आपको याद रखना है। अगला है MN श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझाता है। संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण, लघु एवं बृहत परंपरा, आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की बात जो है MN श्रीनिवास जी करते हैं। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात करते हैं मैकियम मैरिट। लघु एवं बृहत परंपरा की जो चर्चा की है वह रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण की बात जो करते हैं भारतीय संदर्भ में योगेंद्र सिंह इसकी चर्चा जो है करते हैं। अगला है होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक कौन है? GS घुरिये, सुरजीत सुन्ना, SC दुबे, लुइस ड्यूमा। तो यह जो पुस्तक है होमो हायरार्किस लुइस ड्यूमा का है। इसमें इन्होंने जाति संस्करण की चर्चा की है और यह भी पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है? GS घुरिये, SC दुबे,
एम.एन. श्रीनिवास और मिल्टन सिंगर। तो यहाँ राइट जो है आंसर एस.सी. दुबे है, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात कही है, द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव पैराडाइम। अगली पुस्तक है इंडियन सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्शन एंड इंटरस्पेक्शन। पुस्तक के लेखक कौन है? के.एल. शर्मा, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, टी.के. उम्मन और पी.एन. मुखर्जी। तो इंडियन सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्शंस एंड द इंट्रोस्पेक्शन जो है पुस्तक, यह टी.के. उम्मन से संबंधित है। टी.के. उम्मन और पी.एन. मुखर्जी जी ने लिखा है। अगला है 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की है? जी.एस. खुरिये, ए.आर. देसाई, आर.के. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को राजनीति में लाने के प्रयास के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की जो है स्थापना की है। डी.पी. मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानिक हैं। उन्होंने अपने आप को क्या कहलाना पसंद किया है? मार्क्सवादी, मार्क्सोलॉजिस्ट, मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इन्होंने कहा कि अपने आप को मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद किया है और अंग्रेजी में मार्क्सोलॉजिस्ट। अगला है डी.पी. मुखर्जी निम्न में से उनके संदर्भ में क्या सही है? वह एक संस्कृत शास्त्री नहीं थे, वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे, वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े थे, वे आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। तो वे जो है सर्वेक्षण से नहीं जुड़े थे, यह सही है। अगला है लखनऊ में डी.पी. मुखर्जी के समकालीन कौन थे? ए.आर. देसाई और रामकृष्ण, राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. दत्ता एवं डी.डी. कोशाम्बी, ए.के. शरण और बी.के. सरकार। तो डी.पी. मुखर्जी के समकालीन जो थे वह राधा कमल मुखर्जी और डी.एन. मजूमदार जी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने समान रूप में भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया है? ए.आर. देसाई, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, रणजीत गुहा। तो मार्क्स की वादी विधियों की जब बात हो तो ए.आर. देसाई और डी.पी. मुखर्जी हैं, जिन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन करने का जो है प्रयास किया है। अगला है ए.आर. देसाई के अनुसार धर्म एवं कांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? दर्शन शास्त्र से, इतिहास में, समाजशास्त्र में या अर्थशास्त्र में? तो देसाई ने कहा कि जो धर्म और कर्म कांड होते हैं वह अर्थशास्त्र से उत्पन्न होते हैं। ए.आर. देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद किस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया गया है? ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक, दार्शनिक या नीति संबंधी? तो ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद को द्वंद्वात्मक अर्थात मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने का प्रयास किया है। अगला है रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि या शास्त्र का प्रयोग किया है? गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या प्रकार्यात्मक? तो रामकृष्ण मुखर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल के नातेदारी और विवाह की संरचना में परिवर्तन की सीमा को नापने के लिए मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया है। अगला है निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? ग्रामीण समाज, ईस्ट इंडिया कंपनी, उदय एवं पतन, भारतीय समाज का समाजशास्त्र, सामाजिक मूल्य। तो यह राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मूल्य जो है रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है। सामाजिक मूल्य जो संबंधित है राधा कमल मुखर्जी से संबंधित है। इनके अलावा रामकृष्ण मुखर्जी ग्रामीण समाज की व्याख्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय और पतन के बारे में, इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, भारतीय समाज में समाजशास्त्र के उद्भव की भी इन्होंने चर्चा की है। अगला है इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार, ग्रामीण समुदाय। तो नाभिकीय परिवार जो है कर्वे के अनुसार भारतीय सामाजिक संरचना का स्तंभ नहीं है, जबकि जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, ग्रामीण समुदाय को इन्होंने सामाजिक संरचना के मुख्य स्तंभों के रूप में चर्चा किया है। अगला है एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है।
हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है, यह किसने कहा? तो किसने कहा कि संयुक्त परिवार जो है रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साही समूह रहा है और हर समय वहाँ कुछ न कुछ रुचिकर होता है। यमेशा, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे या आई.पी. देसाई? तो यहाँ राइट आंसर होगा इरावती कर्वे का कथन है कि संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साही समूह रहा है और वहाँ कुछ न कुछ रुचिकर होता रहता है। अगला है द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस पुस्तक किसने लिखी है? एम.एस. राव, बी.आर. बाविस्कर, आंद्रे बिताई या एम.एस. शाह? तो द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस एनालिसिस जो की है वह एम.एस. शाह ने कहा है। एम.एस. शाह कहते हैं जो संयुक्त परिवार होता है वह शोषण का केंद्र होता है। नातेदारी संरचना में इसके जाल, संबोधन, संगठन का एक अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया है? तो इसमें से किसने नातेदारी के बारे में चर्चा नहीं की है? टी.एन. मदान, लीला दुबे, इरावती कर्वे, एन.आर. सेठ? तो एन.आर. सेठ है जिन्होंने अपनी व्याख्या जो की है औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में इनकी व्याख्या देखी जाती है, औद्योगिकरण के संदर्भ में। अगला है मातहतों का इतिहास प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? अर्थात दलितों का इतिहास की चर्चा किसने की है? रणजीत गुहा, लीला दुबे, मार्विन हैरिस या के.एल. शर्मा? तो रणजीत गुहा जो है दलितवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं या उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हुए मातहतों के इतिहास की चर्चा की है। अगला है नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का, ब्रिटिश स्कूल का, फ्रेंच स्कूल का या शिकागो स्कूल का? तो नव मार्क्सवादी जो है वह फ्रैंकफर्ट या आलोचनात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जैसे हैबरमास हो गए, अल्थ्यूजर हो गए, ये सब नव मार्क्सवादी हैं और ये फ्रैंकफर्ट समुदाय से या स्कूल से जुड़े हुए हैं। शिकागो स्कूल मुख्यतः जाना जाता है शहरों के अध्ययन के लिए। अगला है यनके बोस ने आधिकारिक रूप में एक विषय पर लिखा है जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था, वो क्या था? भारत में जाति, मंदिर शिल्प, हिंदू धर्म, शास्त्रीय संगीत? तो एन.के. बोस मुख्यतः जनजातीय अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने मंदिर के शिल्प के टाइप पर भी बहुत कुछ लिखा। अगला है मानव शास्त्री जनरल जो लगभग अकेले एन.के. बोस द्वारा संपादित किया गया है उसका क्या नाम है? ए ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन, मैन इन इंडिया, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी? तो मैन इन इंडिया इनकी एक जनजातीय अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में जो है अकेले जनरल संपादित करते हैं। अगला है एन.के. बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह है रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यात्मक उपागम, पार्सन्स का व्यवस्था उपागम, दुर्खीम का प्रकार्यात्मक उपागम, मैलिनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम? तो मैलिनोवस्की के कल्चरल या सांस्कृतिक प्रकारवादी से प्रभावित होकर इन्होंने जो है अपना अध्ययन किया है। अगला है सुरजीत सिन्हा निम्न में से क्या सही है? कि सुरजीत सिन्हा के बारे में क्या सही है? भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीकार, जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीकार, मुंडा जनजाति का विवेचन, उनका उपागम ऐतिहासिक था। तो सुरजीत सिन्हा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ साइड पाई जाने वाली भूमि जनजातियां जो है अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन सी अवधारणा सुरजीत सिन्हा के विश्लेषण में नहीं है? जनजाति, परिवार, कृषक, जाति या कृषक? तो राइट आंसर होगा परिवार। तो इन्होंने एक कभी कभी पूछा जनजाति जाति कृषक सातत्य किसने बताया है? जनजाति जाति कृषक सातत्य की चर्चा जो है सुरजीत सिन्हा ही करते हैं। तो यहाँ इन्होंने जनजाति की भी अध्ययन की है, जाति का भी अध्ययन किया है और कृषक समाज का भी अध्ययन किया है। इन्होंने परिवार के बारे में चर्चा नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रास के द्वारा अपने अध्ययन में नहीं किया गया है? दिन प्रतिदिन की वस्तुओं का विनिमय, संदेशों या विनिमय का संचार, भूमि का विनिमय, समूहों के बीच स्त्रियों का विनिमय? तो इन्होंने भूमि के विनिमय की जो है चर्चा नहीं की है।
वस्तुओं के विनिमय की बात कही है, विचारों का आदान प्रदान की बात कही है, और एक समूह से अर्थात क्या कहते हैं दूध लौटवा, मतलब एक समूह से व्यक्ति दूसरे समूह की स्त्रियों को देता है, मतलब स्त्रियों का विनिमय होता है। इस समूह की स्त्रियां इस समूह में जाकर के विवाह करती हैं और इस समूह की स्त्रियां इस समूह में, तो इसे दूध लौटवा विवाह भी कहते हैं कहीं कहीं। अगला है B.R. अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया है, शिक्षित बनो संगठित रहो। और क्या है, आक्रमण करो, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो या जागो। तो इन्होंने कहा कि शिक्षित बनो और आंदोलन करो, अपने हित के लिए क्रांति करो, आंदोलन करो। अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? यह उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं, दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित की जाती है, यह शांति से अर्जित की जाती है, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। तो ऊपर अभी हमने देखा कि आंदोलन के पक्ष में थे। इन्होंने कहा अपने हक की बात या स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष और कार्य से अर्जित करना पड़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अंबेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाता है? कर्मकांड का महत्व, दलित स्वाधीनता, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए, गौतम बुद्ध से सहमति। तो कर्मकांड के महत्व की बात नहीं करते हैं, इन्होंने इसकी आलोचना कही है, तो यह इनके विचारों से मेल नहीं खाता। इन्होंने दलितों के स्वाधीनता की बात कही है, जाति व्यवस्था को पूर्णतः नष्ट करने की बात कही है, और जाति व्यवस्था को लेकर जो है इनका और गांधी जी का मतभेद काफ़ी रहा है। इन्होंने गौतम बुद्ध के सहमति थे, मतलब गौतम बुद्ध के धर्म अर्थात बौद्ध धर्म के विचारों से काफ़ी सहमत थे। इन्होंने अपने कई लाख अनुयायियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में जो है गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म अपनाया भी था। निम्न में से किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? अनटचेबल, स्ट्रेस एंड माइनॉरिटी, द फीडिंग बनिया, एसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन। तो डेविड हार्डीमैन ने द फीडिंग बनिया में बताया कि बनिया किस तरह जनजातियों का जो है कर्ज देकर सूद या ब्याज के आधार पर उनका खून चूसते हैं। दक्षिण भारत के देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? हिंसा से, शांति से, जनजाति से, समाज सुधार से। तो देवी आंदोलन जो है हिंसा से संबंध नहीं था, इसमें शांति, जनजाति थे, समाज सुधार आंदोलन थे। तो देवी आंदोलन होता क्या था कि देवी आंदोलन में किसी स्त्री के ऊपर देवी आती थी और वह पूरे समूह या जनजाति समूह को जो है आदेश देती थी कि मदिरापान छोड़ो, मांस मच्छी छोड़ो, मतलब अपनी लाइफ को सुधारो, अच्छा स्वच्छता पर ध्यान दो। तो इससे क्या हुआ, समाज सुधार हुआ और यह शांतिप्रिय आंदोलन था और जनजातियों के संदर्भ में था। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री, संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेषीकरण है। तो डेविड हार्डीमैन का विशेषीकरण क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास में, यूरोप के इतिहास में, मातहत अध्ययन में, दक्षिण एशिया के इतिहास में। तो डेविड हार्डी जो है दलितवादी परिप्रेक्ष्य से संबंध रखते हैं, अर्थात उपाश्रित या अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंध रखते हैं। इन्होंने मातहत या दलितों के अध्ययन किया है, जो कमज़ोर वर्ग था उसका अध्ययन किया और उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी है। अगला प्रश्न है, कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विधा के इतिहास से इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि लोक विधि विज्ञान, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, प्रघटना शास्त्र या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इन्होंने कहा कि एक भारतीय या विधा इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का जो है सर्वाधिक योगदान रहा है। ऐसा समाजशास्त्र के मानते हैं कि जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है या ऐतिहासिक विधा को लेकर चला है। अगला है, मर्टन के अनुसार समाज की प्रकार्यात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? जटिल समाज, औद्योगिक समाज, आदिम समाज, बड़े समाज। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मर्टन जो है समाज की प्रकार्यात्मक एकता की आलोचना करते हुए यह बताया कि जो समाज की प्रकार्यात्मक एकता सिद्धांत है वह केवल आदिम समाजों पर लागू हो सकती है। अगला है, मर्टन का प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में है जो कि एकीकरण करता है।
सिद्धांत और अनुसंधान का, सामाजिक व्यवस्था का, संस्कृतियों का, समूहों का। तो इन्होंने कहा, मर्टन ने अब तक के सभी प्रकार्यात्मक जो अवधारणाएं चली आ रही थी उनकी आलोचना करते हुए 11 सूत्री पैराडाइम का जो है विश्लेषण किया है, जिसके आधार पे इन्होंने एक सिद्धांत और बनाया जिससे कि समाज का अनुसंधान या जिसके बारे में समाज की घटनाओं का शोध किया जा सके। तो इसको 11 सूत्री कार्यक्रम या पैराडाइम के भी नाम से जानते हैं। अगला है मर्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली है, वे अवलोकित परिणाम जो कि एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन और व्यवस्थापन करते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ की पॉइंट है अनुकूलन और व्यवस्थापन करते हैं। प्रकट प्रकार, अप्रकार, दुष्प्रकार या प्रकार। तो उन्होंने इसको प्रकार की संज्ञा की है जो कि सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और व्यवस्थापन करती है। प्रकार को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, एक प्रकट प्रकार होता है और एक अप्रकट प्रकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति को लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वह उसके लिए मेहनत करता है और उसे प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति का जो है प्रकट प्रकार होता है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे भी कार्य संभावित होते हैं, जब उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाती है तो उसके इकोनॉमिक स्तर हो जाता है, सामाजिक परिस्थिति ऊंची हो जाती है, तो यह जो है कुछ अप्रत्यक्ष प्रकार भी उससे जुड़े हुए होते हैं। अगला है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक कौन है? आर.के. मर्टन, टालगट पार्सन्स, मैक्स वेबर या विल्फ्रेडो पैरेटो। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की बात टालगट पार्सन करते हैं, इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिशेल फूको की नहीं है? हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ टॉक, डिसिप्लिन एंड पनिश। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ टॉक। जो पुस्तक है वह इरविन गॉफमैन से संबंधित है। इनके अलावा हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस, सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश फूको की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए 4 पूर्व आवश्यकताएं जरूरी है, निम्न में से किसको पार्सन्स ने सम्मिलित नहीं किया? अनुकूलन, संस्था, यथास्थिति, लक्ष्य प्राप्ति। तो अनुकूलन की बात इन्होंने की है, यथास्थिति की बात की है, लक्ष्य प्राप्त की बात की है, जबकि संस्था की बात नहीं करते। तो यह इनका जो एजिल मॉडल है उससे संबंधित क्वेश्चन यह है। इसके संस्था के स्थान पर इन्होंने प्रतिमान अनुरक्षण की चर्चा की है, लेटेंसी की। अगला है पार्सन्स का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत वास्तविकता के 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है, निम्न में से कौन सा 4 में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंधित क्वेश्चन है पार्सन से खास करके। तो यह सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करते हैं, व्यक्तित्व व्यवस्था की बात करते हैं। इन्होंने आर्थिक व्यवस्था की बात नहीं की है और यहाँ पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ आर्थिक व्यवस्था। अगला है संरचनावाद के जनक कौन है? तो संरचनावाद के जनक हैं हमारे क्लावी लेवी-स्ट्रॉस, फर्नांडिस सॉसरे, कार्ल मार्क्स या मिशेल फूको। तो वो संरचनावाद के जनक के रूप में फर्नांडिस सॉसरे अगर ऑप्शन में रहेंगे तो फर्नांडिस सॉसरे होंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्लावी लेवी-स्ट्रॉस होंगे, क्योंकि संरचनावाद की सर्वप्रथम बात सॉसरे करते हैं और इन्होंने भाषावाद या भाषा विज्ञान में संरचनावाद का जो है प्रयोग किया है। तो इसे इन्हें खास करके भाषाई संरचनावादी माना जाता है। और इसको जो है विस्तृत चर्चा किसने की है समाजशास्त्र में? क्लावी लेवी-स्ट्रॉस ने। अगर पूछेगा समाजशास्त्र में संरचनावाद के जनक कौन है, तब यहाँ पे लेवी-स्ट्रॉस सही होंगे, जहाँ पे सॉसरे नहीं होंगे। अगर सर्वप्रथम की बात करता है तो सॉसरे ही माने जाते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।